जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत बेहतरीन तरीके से सिक्कों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने का कार्य किया था, जो कि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने का कार्य करता है। आप लोगों से मैं बड़ी माफ़ी चाहता हूं कि कल संडे के दिन आपकी क्लास नहीं हो पाई, क्योंकि क्या था, बगल में फंक्शन था ना, उस चक्कर में डीजे वगैरह साउंड वगैरह हो रहा था ना, तो वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं कर पाए। ठीक है ना, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। एक छुट्टी वो भी हुई है, वो भी किस कारण, कोई ना कोई मजबूरी थी इस कारण, परंतु मैं फिर भी रेगुलर आपके पास अपनी वीडियो को पहुंचाने का कार्य कर रहा हूं, जिससे कि आपके जीवन में कष्ट उत्पन्न ना हो। याद रखिएगा, आपके जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण चीज़ें तो यह हैं कि आप डेली रिवीजन तथा वीकली रिवीजन पर फोकस करने का कार्य करें। अगर आप डेली राम सेतु बैच तथा बाहुबली बैच से पढ़ने का कार्य करते हैं तो आप वाकई में विजय का परचम एग्जाम की खोपड़ी पर लहराने का कार्य अवश्य करेंगे। याद रखिएगा, उस मुकाम को पाने के लिए आज आपको तपना है, क्योंकि जो जितना तपता है वही उतना ही चमकता है। याद रखिएगा, इन्हीं शब्दों के साथ आगे बढ़ना चाहूँगा मैं। आखिर क्या कहता है, आज अपना बात करेंगे अभिलेखों के बारे में, जो कि एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ज़्यादा बार आते हैं। आपको बता दें, आज इन अभिलेखों का काम खत्म कर देंगे, इनका सुपड़ा साफ करने का कार्य करेंगे। अब अभिलेखों के जो क्वेश्चन है वो थर थर कांपेंगे। कैसे भैया जी? थर थर कांपने का कार्य करेंगे। आते हैं सीधा टॉपिक पर। आखिर टॉपिक क्या कहता है समझिएगा। देखो भैया जी, यहाँ पर पत्थरों को खोद कर लिखना ही अभिलेख कहलाता है। आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा कि पत्थरों को जो लिखना, यानी पत्थर पे कैसे लिख सकते हैं। पहले के टाइम पर चौकबॉक या कोई ऐसा चीज़ नहीं थी जिससे हम लिख सकते हैं, लेकिन खरोद कर पत्थरों को खोद कर पत्थरों के बीच में खुदाई करने के बाद जो लिखावट होती है उसी को हम अभिलेख बोलते हैं। अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो छोटे पत्थरों पर लिखना स्तंभ लेख कहलाता है। छोटे पत्थरों पर लिखना क्या कहलाता है? कहना सर जी, स्तंभ लेख कहलाता है। छोटे पत्थरों पर लिखना ही क्या कहलाता है? कहना सर जी, स्तंभ लेख कहलाने का कार्य करता है। इस प्रकार एग्जामिनर क्वेश्चन करता है कि बताइए स्तंभ लेख किसे कहते हैं? कहना सर, छोटे पत्थरों पर लिखना ही स्तंभ लेख कहलाता है। इसके बाद बात करें हम स्तंभ के समान ऊंचे पत्थरों पर लिखना। स्तंभ के समान ऊंचे पत्थरों पर लिखना क्या कहलाता है? क्या सर जी? स्तंभ लेख कहलाता है। क्या कहलाता है? स्तंभ लेख कहलाता है। आप समझिएगा, छोटे पत्थरों इसको बोलते हैं शिलालेख बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? स्तंभ लेख नहीं, शिलालेख बोलते हैं। यहाँ पर गलती से लिख गया है, आप थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा। इसको बोलते हैं शिलालेख। क्या बोलते हैं? शिलालेख। इसको बोलते हैं शिलालेख। क्या बोलते हैं? शिलालेख बोलने का हम कार्य करते हैं। छोटे पत्थरों पर लिखना क्या कहलाता है? शिलालेख। जबकि स्तंभ जैसे बड़े पत्थरों पर लिखना ही क्या कहलाता है? कहना सर जी, स्तंभ लेख। कंफ्यूज मत होइएगा। याद रखिएगा, छोटे पत्थरों को जो लिखते हैं हम उसको बोलते हैं शिलालेख, और जबकि बड़े स्तंभ के समान ऊंचे पत्थरों पर लिखते हैं तो उसको हम स्तंभ लेख कहते हैं। इसका अगले पॉइंट की बात करें, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? कहना सर जी, एपिग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिलेखों के अध्ययन को हम एपिग्राफी कहते हैं। सिक्कों के अध्ययन को हम न्यूमिस्मेटिक कहते हैं। आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि क्या कहते हैं सिक्कों को। कहना सर जी, सिक्कों के लेख को हम क्या कहते हैं? कहना सर, सिक्कों के लेख को हम सिक्कों के लेख को क्या बोलते हैं? सिक्कों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? कहना सर जी, न्यूमिस्मेटिक बोलते हैं। जबकि स्तंभ के यानी अभिलेखों के अध्ययन को सिक्कों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मेटिक। तथा अभिलेखों के अध्ययन को हम एपिग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कहना सर जी, एपिग्राफी हम बोलने का कार्य करते हैं। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। आप इस बात पर विचार कीजिए कि इतना डिटेल में शायद ही आपको YouTube की दुनिया में कोई पढ़ाएगा, परंतु मैं पूरा कंटेंट आपको देने का कार्य कर रहा हूँ। साथ ही आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाकर सारी वीडियो। पता है आपको 15+ वीडियो राम सेतु बैच की भी हो गई हैं, और बाहुबली बैच की अगर हम बात करें तो उसमें भी आपको लगभग
50+ वीडियो वहाँ पर भी आपको देखने को मिलती हैं, जो कि एक बहुत बड़ा अंक होता है 50+ वीडियो। अगर आप उसको देखते हैं ना तो वीडियो को समझ लो, बायोलॉजी का आप सुपड़ा थर थर काँपेंगे। बायोलॉजी के क्वेश्चन क्या, भी बायोलॉजी के जो क्वेश्चन है ना आपके, क्या बायोलॉजी के जो क्वेश्चन है वो थर थर कांपने का कार्य करेंगे। बशर्ते आपको बहुत बढ़िया तरीके से पढ़कर उनको नोट्स बनाने होंगे, और नोट्स बनाने के बाद उसको वीकली रिवीजन पर फोकस करना होगा। मैं बार बार अपनी हर वीडियो में यही बात पर फोकस करता हूँ कि भैया जी वीकली रिवीजन महत्वपूर्ण है आपके जीवन के लिए, क्योंकि अगर आप वीकली रिवीजन करते हैं तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें आप भूल रहे होते हैं वह आपको याद आने का कार्य करती हैं, जिससे कि आपके जीवन में कष्ट उत्पन्न नहीं होता है। इसका बात करेंगे प्रमुख अभिलेख। यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। क्या भैया जी, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। यहाँ पर देखिए प्रमुख अभिलेखों की अगर हम बात करें, आपको बता दें विश्व अभिलेख लिखने का प्रारंभ ईरान से हुआ। कहाँ से? ईरान के शासक, कहाँ पर? ईरान के जो शासक थे कौन थे? क्या ना सर जी? डेरियस ने किया था। डेरियस ने किया था। यहाँ पर देखिए अभिलेखों के अध्ययन को तो हम एपिग्राफी बोलते हैं। अगर हम प्रमुख अभिलेखों की अगर बात कर लें तो इसमें आपको महत्वपूर्ण तरीके से यह बताया गया है कि विश्व में अभिलेख का जो प्रारंभ है वो ईरान के एक शासक हुआ करते थे, जिनका नाम क्या था? डेरियस। किसने? डेरियस जो शासक थे ईरान का, उन्होंने प्रारंभ किया था। इसके बाद अगर हम अगले पॉइंट की बात कर लें तो जो पहला अभिलेख है ना, कौन सा? क्या ना पहला अभिलेख कहाँ पर मिला? क्या ना भैया जी? बोग, कहाँ पर मिला? बोग जगोई में मिला। कहाँ पर? बोग जगोई में आपको पहला अभिलेख देखने को मिला, जो कि तुर्की या एशिया माइनर में स्थित है। एशिया माइनर में है, ठीक है ना। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये तो आप इंपॉर्टेंट लिखे बिना उनको सोचना नहीं, इन दोनों क्वेश्चनों को इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। विश्व में अभिलेखों का प्रारंभ ईरान के जो शासक थे, कौन थे शासक? कहना सर जी डेरियस ने प्रारंभ किया था। जबकि पहला जो अभिलेख है बोग जगोई से मिला, जो कि तुर्की के तुर्की बोल सकते हैं, एशिया के माइनर में स्थित है। अगर हम बात करें यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, और बहुत सारे विद्यार्थियों ने देखा होगा कि सर सच में यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। पहला, हाथी गुफा अभिलेख कहाँ पर स्थित है? पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि बताइए हाथी गुफा अभिलेख कहाँ पर स्थित है? कहना सर जी हाथी गुफा जो अभिलेख है वह उड़ीसा में अवस्थित है। कहाँ पर? कहना सर जी उड़ीसा में अवस्थित है। अब अगर इसके बारे में अगर हम बात करें, इसे हम कलिंग का राजा, इसे किसको हाथी गुफा के अभिलेखों को हाथी गुफा के अभिलेखों को जो कि उड़ीसा में अवस्थित हैं, इसे कलिंग के जो राजा खारवेल ने लिखा था। कलिंग का राजा कौन था? कहना सर जी खारवेल ने लिखा था। हाथी गुफा अभिलेख किसने लिखा था? कहना सर जी कलिंग के राजा खारवेल ने लिखा था। और कलिंग युद्ध की चर्चा भी यहीं पर है। कलिंग युद्ध की चर्चा मिलती है। इस प्रकार क्वेश्चन उठता है कि बताइए कलिंग युद्ध की चर्चा किस गुफा अभिलेख में मिलता है? कहना सर जी हाथी गुफा अभिलेख में कलिंग युद्ध की चर्चा हमें देखने को मिलती है। युद्ध के समय कलिंग का जो राजा था, समझिए युद्ध के समय की बात हो रही है। किसके समय? युद्ध के समय कलिंग का राजा कौन था? कहना सर जी नंदराज था। कौन था? नंदराज या गंग वंश वहां पर राज्य कर रहा था। इस प्रकार क्वेश्चन उठ सकता है बहुत बेहतरीन तरीके से कि बताइए कलिंग की युद्ध के समय किस वंश का राज्य कलिंग पर चल रहा था? कहना सर जी गंग वंश का राज्य चल रहा था। और कलिंग के युद्ध के समय कौन सा राजा राज्य कर रहा था? कहना सर जी नंद राज वहां पर राज्य कर रहा था। और कलिंग के युद्ध की चर्चा किस अभिलेख में मिलती है? कहना सर जी हाथी गुफा अभिलेख में यह चर्चा हमें देखने को मिलती है। और हाथी गुफा अभिलेख किसने लिखा था? कहना सर जी इसे कलिंग के राजा खारवेल ने लिखा था। समझिए कितने सारे क्वेश्चन एक हेडिंग में आपको 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिले। अब आप सोचते हैं कि वन लाइनर से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप क्या सही सोचते हैं? आप खुद समझदार हैं आप अपने जीवन के लिए, और तथा अपने जीवन के लिए स्वयं ही जिम्मेदार हैं। इसलिए मैं कहता हूँ सारी चीज़ों को एक बार डिटेल में पढ़ लीजिए। वन लाइनर तो वैसे ही फुर उड़ा देंगे आप, क्या फुर उड़ाने का कार्य करेंगे, याद रखिएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 की बात करें, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये सारे पॉइंट भैया जी बहुत महत्वपूर्ण है। इन सारे पॉइंटों को आप इंपॉर्टेंट लिखे बिना तो मानिएगा नहीं, बता रहा हूँ। अगर आप अपने जीवन में वृद्धि करना चाहते हैं, समझिए
एतौर अभिलेख, एतौर अभिलेख जो कि राजस्थान में अवस्थित है। पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि बताइए एतौर अभिलेख कहाँ पर अवस्थित है। कहना सर जी एतौर अभिलेख राजस्थान में अवस्थित है। अब यहाँ पर बात पुलकेशिन दुत्त ने हर्षवर्धन की विजय की चर्चा यहाँ पर देखने को मिलती है। पुलकेशिन दुत्त हर्षवर्धन पर विजय प्राप्त करने की चर्चा यहाँ पर मिलती है। हर्षवर्धन पर जब पुलकेशिन दुत्त ने विजय प्राप्त की तो वहाँ की चर्चा कहाँ पर मिलती है। क्या सर जी एतौर अभिलेख में मिलती है और एतौर अभिलेख राजस्थान में अवस्थित है। अगर हम पॉइंट नंबर तीसरे की बात करें तो जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख कहाँ पर अवस्थित है। कहना सर जी जूनागढ़ जो अभिलेख है वह गुजरात में अवस्थित है। कहाँ पर। कहना सर जी गुजरात में अवस्थित है। इसमें रुद्रदामन तथा सुदर्शन झील की चर्चा है। रुद्रदामन तथा सुदर्शन झील की चर्चा है। उस झील को किसने बनवाया था। कहना चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। और इसको पता वेरी इंपॉर्टेंट लिख लें। साथ ही यह एसएससी में देखने वाला क्वेश्चन तथा एमटीएस में तथा आपको बता दें जी आरआरबी सभी एग्जामों में देखने को मिला है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनता है। आपको बता दें सर्वप्रथम जानकारी में यह देना चाहता हूँ, आप थोड़ा समझिएगा। कहना सर जी क्या समझो बेटा, इस बात पर फोकस करिएगा। आप किस बात पर। कहना सर हमें आप इतनी सी बात बता दीजिए कि जूनागढ़ अभिलेख कहाँ पर अवस्थित है। ये जो जूनागढ़ अभिलेख है वह गुजरात में अवस्थित है और रुद्रदामन सुदर्शन झील की चर्चा इसमें की गई है। रुद्रदामन सुदर्शन झील की चर्चा कहाँ पर की गई है। कहना सर जी रुद्रदामन सुदर्शन झील की जो चर्चा है जूनागढ़ अभिलेख यानी राजस्थान में जो गुजरात में जो अवस्थित है वहां पर की गई है। और यह सुदर्शन झील को किसने बनवाया था। कहना सर जी सुदर्शन झील को चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। सुदर्शन झील को किसने बनवाया था। कहना सर जी सुदर्शन झील को चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। और सुदर्शन झील की चर्चा कहाँ पर है। कहना सर जी जूनागढ़ अभिलेख में अवस्थित है। सुदर्शन झील की चर्चा कहाँ पर है। कहना सर जी जूनागढ़ अभिलेख यानी गुजरात में इस लेख की चर्चा की गई है। इसके बाद उसको रुद्रदामन ने इसकी चर्चा की है। किसने की है। कहना सर जी रुद्रदामन ने इसकी चर्चा करने का कार्य किया। इसका पॉइंट नंबर अगर हम 4 की बात करें प्रयाग अभिलेख, ये तो खुद ही बता रहा है। प्रयाग यानी प्रयागराज यानी इलाहाबाद का जो पुराना नाम था यानी उसी का नाम यानी प्रयागराज की अगर हम बात करें प्रयाग अभिलेख यानी प्रयागराज, यहाँ पर प्रयागराज भी कर सकते हैं इलाहाबाद की जगह। तो प्रयागराज अभिलेख इलाहाबाद में किसने भैया जी। कहना इसमें समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभिलेख की चर्चा की है। अपने विजय अभिलेख की चर्चा समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभिलेख की चर्चा किसमें की है। कहना सर जी प्रयाग अभिलेख में। किसने। प्रयाग अभिलेख में की है। प्रयाग अभिलेख कहाँ पर अवस्थित है। कहना सर जी इलाहाबाद में अवस्थित है। इसे समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभिलेख की चर्चा करने का कार्य किया। इस प्रकार एग्जामिनर क्वेश्चन करता है कि बताइए समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभिलेख की चर्चा कहाँ पर की है। कहना सर जी यह जो चर्चा है वह प्रयाग अभिलेख में की है। प्रयाग अभिलेख कहाँ पर स्थित है। कहना सर जी प्रयागराज में है। और इसको इंपॉर्टेंट लिखें तथा आपको बता दें एसएससी जीडी वालों के तो अमृत होने का कार्य करेगा तथा एमटीएस में अति महत्वपूर्ण और आरआरबी में भी आया हुआ है। ज्यादा बात है तो इसको 2018 में भी आया है, सन भी बता दिया। इससे ज्यादा क्या बताएंगे, आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण होगा। इसके बाद बात करेंगे हम स्तंभ लेख। किसकी बात करेंगे। कहना सर जी स्तंभ लेख। स्तंभ लेख आखिर होता क्या है, इसको हम यहाँ पर वार्ता करने का कार्य करेंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एक बात बताई थी कि भैया जी जो स्तंभ अभिलेख होता है, स्तंभ यानी बड़े पत्थरों पर लिखाई को हम क्या बोलते हैं, स्तंभ अभिलेख बोलते हैं। इसके बाद बात करें, यह स्तंभ सबसे ऊंचे होते हैं। मैंने बोला आपसे कि बड़े पत्थर यानी बड़े जो पत्थर होंगे ऑब्वियसली वह ऊंचे तो होंगे। तो भैया जी यह ऊंचे पत्थरों पर लिखा होता था, इसको स्तंभ अभिलेख बोलते हैं। इसके बाद बात करें यहाँ पर हेरीटोटस तथा गरुड़ध्वज स्तंभ अभिलेख। हेरीटोटस तथा गरुड़ध्वज अभिलेख ये कहाँ पर अवस्थित है। कहना सर जी एमपी में अवस्थित है। ये किसने लिखा था। कहना भैया जी यह भागवत धर्म की जानकारी हमें यहाँ सब देखने को मिलती है। किसकी। कहना सर जी भागवत धर्म की जानकारी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं।
कि आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। यहाँ पर समझिए कि पत्थरों को खोद कर लिखने को ही हम अभिलेख कहते हैं। छोटे पत्थरों पर लिखना हम शिलालेख कहते हैं। बड़े पत्थरों को लिखना स्तंभ लेख बोलते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को हम एपिग्राफी बोलते हैं, जबकि सिक्कों के अध्ययन को हम न्यूमिस्मेटिक बोलते हैं। प्रमुख अभिलेख की अगर हम बात करें तो विश्व में अभिलेख लिखने का जो प्रारंभ हुआ था वह ईरान के जो शासक हैं डेरियस ने प्रारंभ किया था। पहला अभिलेख बोग जगोई में मिला, जो कि तुर्की में अवस्थित है। इसके बाद बात करें हाथी गुफा अभिलेख, जो कि उड़ीसा में अवस्थित है। इसे कलिंग राजा खारवेल ने लिखा था। इसमें कलिंग की युद्ध की चर्चा हमें देखने को मिलती है। कलिंग का जो राजा था जब जिस समय युद्ध हो रहा था वो कौन था? कैनसर जी नंद राज हुआ करता था। और कौन सा वंश हुआ करता था? कैनसर जी गंग वंश हुआ करता था। इसके बाद बात करें ऐतिहौर अभिलेख, जो कि राजस्थान में अवस्थित है। यह पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन की विजय की चर्चा यहाँ पर मिलती है। कहाँ पर? कैनसर जी ऐतिहौर अभिलेख, जो कि राजस्थान में अवस्थित है। इसके बाद बात करें जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख भैया जी गुजरात में अवस्थित है। यह रुद्रदामन, कहाँ पर? कैनसर जी यह रुद्रदामन तथा सुदर्शन झील की चर्चा हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। इस झील को चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। प्रयाग अभिलेख प्रयागराज में अवस्थित है। इसे समुद्रगुप्त ने अपनी विजय अभियान की चर्चा यहाँ पर देखने को मिलती है। स्तंभ लेख यानी बड़े पत्थरों तथा ऊंचे पत्थरों की लिखाई को हम स्तंभ लेख बोलते हैं। हेरियोडोटस तथा गरुड़ ध्वज स्तंभ अभिलेख एमपी में आपको देखने को मिलते हैं। इसमें भागभद्र ने भागवत धर्म की जानकारी हमें देने का कार्य किया। कहीं ना कहीं मैंने आज आपको अभिलेखों का सुपड़ा साफ कराने का कार्य किया है। और कल हम बात करेंगे विदेशी यात्रा भारत का वर्णन। विदेशी यात्रा द्वारा भारत के बारे में हम आपको जानकारी देंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आप लोग अभिलेखों से तो समझ ही गए होंगे कि नहीं सर, कंटेंट में वाकई में दम है और लगता है अगर हम इसको पढ़ लेते हैं तो एग्जाम की खोपड़ी व विजय का परचम तो हम ही लहरा के आएंगे। याद रखिएगा, अगर आप अपने जीवन में रेगुलरिटी मेंटेन रखते हैं तभी आप किसी काम को कर सकते हैं, अन्यथा आप विफल होने का कारण स्वयं ही होते हैं। याद रखिएगा, नए विद्यार्थी जो है उनके लिए एक विशेष सूचना आपको बता दें कि जो राम सेतु बैच है उसकी जो वीडियो का टाइमिंग होती है वह शाम को 4 बजे, जबकि बाहुबली जो बैच है उसकी जो टाइमिंग है वह 2 बजे आपको देखने को मिलती है। बाहुबली बैच में हम बायोलॉजी के बारे में आपको डिटेल में फाउंडेशन बैच वहाँ पर दे रहे हैं, जबकि राम सेतु बैच में आपको पता होगा कि हिस्ट्री का फाउंडेशन बैच आपको देखने को मिलता है। और कुछ ही समय के बाद आपको अग्निपथ बैच भी देखने को मिल सकता है, जो कि पॉलिटी का बैच होगा, और वो भी एक बेहतरीन सा बैच आपको देखने को मिलेगा। याद रखिएगा, और विद्यार्थियों से मेरा बहुत अग्रसर रहेगा, आप लोग वीडियो अपने ग्रुप में शेयर कर दिया करेंगे, क्योंकि आप लोग ग्रुप है ना, ग्रुप डिस्कशन कर पाएंगे। आपको पता होगा सबने यही चीज़ पढ़ी है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो चीज़ें क्लियर होंगी, आपके दिमाग में सारी चीज़ें क्लियर होते जाएंगे और ग्रुप स्टडी सच में आपके लिए फायदेमंद साबित होने का कार्य करेगी। नए विद्यार्थी ध्यान रखें, पुराने विद्यार्थियों ने सबने सब्सक्राइब कर रखा होगा, मुझे यह बात का पूरा भरोसा है। तो जो नए सब्सक्राइबर हैं याद रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करके आइएगा अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि जो आज की वीडियो है कहीं ना कहीं बेहतरीन गजब और लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इसी चंद शब्दों के साथ वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आनंदित रहिए अपने जीवन में और आगे बढ़ते रहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।